Hello, dear students. We are going to start the Registration Act 1908 और ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है किस बारे में बात करता है। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट सीधा सीधा जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता चलता है कि जब कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो उसको रजिस्टर्ड किया जाता है, या अगर मैं किसी को गिफ्ट देना चाह रही हूँ अपनी प्रॉपर्टी को तो उसमें रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगा, है ना। तो इसके साथ साथ हम टीपी एक्ट पढ़ते हैं। टीपी एक्ट में जब हम सेक्शन 4 पढ़ते हैं तो वहां के कुछ प्रोविजन इस तरह के आते हैं जो ये बताते हैं कि ऐसे कुछ प्रोविजंस में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो जरूरी होता है। तो बेसिकली जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को परचेज आपने कर लिया, ठीक है, तो कल को ए ने भी प्रॉपर्टी बी से खरीद ली, ठीक है, ए ने बी से प्रॉपर्टी खरीद ली, अब बी से कोई और प्रॉपर्टी खरीद ले, ये भी तो हो सकता है। आजकल कितने फ्रॉडुलेंट मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से तो ये ट्रांजेक्शन रुकेंगे ही नहीं। अगर रजिस्ट्रेशन वाली चीज अगर होगी ही नहीं तो भाई हम बोलते हैं ना कि ये जो प्लॉट है इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। मतलब कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड नहीं हो, पर्टिकुलरली किसी पर्सन के नाम पर नहीं हो, तो फिर तो कोई भी पर्सन कल को आके ये बोल सकता है कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है। कोई भी पर्सन आके क्लेम कर सकता है कि इसका मालिक मैं हूं, है ना। तो उसी को यहाँ पर पुख्ता करने के लिए, यानी जो अपनी ओनरशिप है उसको पुख्ता करने के लिए, विवाद वगैरह प्रॉपर्टी से रिलेटेड ना हो उसके लिए, और प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन को एक पब्लिक रिकॉर्ड बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। तो आज हम कुछ बेसिक बातें इसके बारे में पढ़ रहे हैं और उससे ही हम आगे शुरुआत करते हुए इस एक्ट की तरफ जाएंगे। तो एक ऐसा लॉ है, रजिस्ट्रेशन एक्ट एक ऐसा लॉ है, अ लॉ विच मेक्स प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट लीगली रिकॉर्डेड एंड पब्लिकली ऑथेंटिकेटेड तो यहाँ पे एक ऐसा लॉ जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को लीगली रिकॉर्डेड करता है और पब्लिकली ऑथेंटिकेट करता है ना। तो ये हमने बेसिक बात इसके बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्टली ये रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया, तो 1864 में ये अधिनियम पहली बार आया। फर्स्टली केम, ठीक है। उसके बाद 1871, मतलब ये चलता रहा। आप जानते हैं कि जो अमेंडमेंट वगैरह होते रहते हैं, है ना, तो कुछ बदलाव वगैरह होते रहे और फाइनली ये 1908 का जो ये अधिनियम है ये आपका आया। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है, तो पर्पस के बारे में हमने कुछ बातें अभी समझी कि जो फ्रॉडुलेंट मामले होते हैं उसको रोकने के लिए, फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट फ्रॉड। दूसरी बात और क्या क्या हो सकता है, तो पब्लिक नोटिस के लिए, टू गिव पब्लिक नोटिस। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि ओनरशिप जो है वो क्लियरली बताता है कि जो प्रॉपर्टी है वो किसकी ओनरशिप है ना। तो ये क्या करता है, कौन असली मालिक है इस चीज को क्लियर करता है। मेंटेन द रिकॉर्ड्स, तो ये इसका पर्पस है ना। तो इसके बारे में हमने यहाँ पर पर्पस की बात समझी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इसका पर्पस। देखो बिल्कुल शॉर्ट में अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, हमें फालतू रामायण पे नहीं जाना, हम फालतू क्लास में कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। ये जो 1 घंटा होता है या कभी कभी 1 घंटे से कम में भी हम बहुत कुछ ऐसा पढ़ लेते हैं जो शायद आपको अलग देखने को मिलता होगा। आप कहीं भी क्लास ले रहे होंगे तो आपको देखने को मिलता होगा 2 घंटे की क्लास है और उसमें आपको इतनी सारी फालतू चीजें बोली जाती है। तो हम यहाँ पे इस तरीके का कोई भी चीज नहीं कर रहे हैं। हमें
जैसे हम बहुत सारे सेक्शंस इस रजिस्ट्रेशन एक्ट में इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्टली एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे और लॉजिकली पूछे जाते हैं, है ना। तो लॉजिकली आंसर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है, हम जो लिस्ट पढ़ते हैं वो लिस्ट में तो जो प्रोविजन दिए हुए हैं और एमसीक्यूज में भी उस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी समझेंगे। और मैं आपके सामने जब सेक्शन 17 18 ये वाले जब हम सेक्शन पढ़ेंगे ना, तो मैं आपके सामने कुछ एमसीक्यूज भी लेकर के आऊंगी, ताकि जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है जो जनरली पूछे जाते हैं वो आपके कवर अप हो जाए। चलिए, तो ये हमारा पर्पस हो गया। अब बात करते हैं कि जो ये रजिस्ट्रेशन एक्ट है इसमें टोटल सेक्शंस कितने हैं। टोटल सेक्शंस है 91, ठीक है। टोटल पार्ट्स कितने हैं, तो यहाँ पे चैप्टर्स नहीं है, यहाँ पे पार्ट्स दिए हुए हैं, पार्ट्स है 50। चलिए, तो यहाँ पे 15 तो पार्ट्स हो गए और सेक्शंस हो गए 91। सेक्शंस हो गए 91। एक्ट नंबर क्या है, तो एक्ट नंबर है इसका, देखिए 1908 का ये है एक्ट, है ना। 1908, 8 को डबल कर देंगे तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 एक्ट नंबर। क्लियर। अब 18 दिसंबर, कब ये असेंट डेट की बात करें तो असेंट कब मिली है, ये मिली है 18 दिसंबर, 18 दिसंबर 1908, 18 दिसंबर 1908। तो देखो अभी हमने बोला 1908 का ये है, कब का है, 1908 का, है ना। तो इसको हमने डबल कर दिया, तो यहाँ पे हमने 16 याद कर लिया। अब ये जो 8 है ना, इस 8 से असेंट का थोड़ा सा यहाँ पे डिजिट के अकॉर्डिंग इसको याद रखेंगे, 18 दिसंबर 1908। चलिए, यहाँ तक का पूरा हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं ये लागू कब हुआ है, ये कमेंस कब हुआ है। तो कमेंस डेट क्या है इसकी, 1 जनवरी 1909, 1 जनवरी 1909। चलिए, टोटल हमने जब पार्ट्स 15 बोले हैं तो आपको सारे पार्ट्स के नेम जो है वो याद होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे पार्ट्स लिख रही हूँ, उसके नेम हम आगे लिखते जाएंगे और उनको याद करते जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। चलिए, अब लास्ट से ही शुरुआत कर लेते हैं। जैसे हम हर एक एक्ट में पढ़ते हैं, लास्ट हमारा जो होता है मिसलीनियस होता है। क्या होता है, मिसलीनियस, जिसको हम कहते हैं प्रक्रीण। ठीक है, तो ये होता है हमारा मिसलीनियस, प्रक्रीण। तो ये कहां से कहां तक है, इसको ही हम देख लेते हैं। तो लास्ट पार्ट 85 से लेके 91 तक है, 85 से 91। चलिए, अब आते हैं, यस, फर्स्ट एज ऑलवेज ये हम देखते हैं प्रिलिमिनरी, 1 से लेके 2 तक, प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक, सेक्शन 1 to 2। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट। तो मैं शॉर्ट में बस कीवर्ड बोल रही हूँ, पूरा पूरा मैं नहीं बोल रही हूँ, है ना। किसके बारे में है, रजिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट। और ये कहां से कहां तक है आपका, 3 से लेके 16A तक है, 3 से लेके 16A। थर्ड पार्ट रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट। अब देखो, स्थापन हो गया है ना, जो स्थापना करनी थी जिन जिन की, वो हमने स्थापना कर ली। अब हम रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। कहां से कहां तक है, 17 से लेके 22 तक है, 17 से लेके 22 तक। 4 पे आ जाइए, टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। अब देखिए, रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है, उनको प्रेजेंट भी तो किया जाएगा। टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन 23 से लेके 27, 23 से 27, ये हो गया। अब टाइम हो गया, तो भाई प्लेस भी होनी चाहिए, तो 5 पे आ जाएगा प्लेस, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन।
प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन 28 से लेके 31, 28 से 31। अब देखिए प्लेस भी हो गई, तो जो 6th है हमारा वो क्या हो जाएगा, 5 हो गया, 6 पे आ जाइए, प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। अब डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया जाएगा, प्रेजेंटिंग डॉक्स। तो ये कहां से कहां तक है, 32 से लेके 35 तक, 32 से लेके 35। अब ये रेंज जो है ये आपको याद करनी पड़ेगी। अब आइए 7 पे, 7 है साथ में अपीयरेंस, अपीयरेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट एंड द विटनेस। विटनेस, चलिए 36 से लेके 39 तक, तो देखो 6 और उल्टा कर दिया 9, ये हो गया। 8 में आ जाइए, 8 जो है वो प्रेजेंटिंग विल्स एंड अथॉरिटी टू अडॉप्ट, तो विल्स और अथॉरिटी टू अडॉप्ट ये कहां से कहां तक है, 40 से लेकर के 41 तक, दो ही सेक्शन आएंगे, 40 से लेकर के 41। फिर आता है 9 ऑफ द डिपॉजिट ऑफ विल, डिपॉजिट ऑफ विल। अब इसको विल को जो है वो डिपॉजिट कराने का काम हम करते हैं, तो 42 से लेके 46 तक। फिर आ जाइए 10 में, 10th चैप्टर है इफेक्ट। इफेक्ट किसका इफेक्ट है, इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन। तो ये आपका 47 से लेकर के 47 से 50 तक, 47 टू 50। फिर आते हैं 11 पे, चैप्टर नंबर 11, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स, ड्यूटीज पावर्स ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स। ये कहां से कहां तक है, 51 से लेके 70 तक, 51 से 70। 12 जो है, 12 आपका देखिए बराबर बराबर ड्यूटी, यहाँ पे बराबर ड्यूटी, इसके प्रभाव रजिस्ट्रेशन नॉन रजिस्ट्रेशन के। 12 जो है वो आखिरी सहारा है, यानी कि अगर रिफ्यूज कर दिया रजिस्ट्रेशन से तो क्या सहारा होगा, रिफ्यूजल। तो यहाँ पे पढ़ते हैं रिफ्यूजल टू रजिस्टर। 71 से लेके 77 तक। फिर आइए 13 पे, 13 जो है वो फीस की बात करता है, तो तेरी फीस याद रखिएगा, यहाँ पे फीस फॉर रजिस्ट्रेशन, कॉपीज वगैरह जो भी सर्च एंड जो होती है ना, तलाशी वगैरह सर्च के बारे में है, कॉपीज के बारे में है, 78 से लेकर के 80 तक। फिर 14 जो है वो पेनल्टीज की बात करता है, पेनल्टीज, पेनल्टीज आपका 81 से लेके 84 तक है, 81 से लेके 84 तक। और लास्ट फिर हमारा मिसलिनियस हो गया। तो इस तरह से देखिए कुछ कुछ तो आपको ये वैसे याद हो गए होंगे। सबसे पहले प्रिलिमिनरी हमने कर लिया, प्रिलिमिनरी मतलब प्रारंभिक, और प्रारंभिक में क्या किया, 1 से लेके 2 तक स्टैब्लिश किया। फिर तो सबसे पहले चैप्टर का नाम याद करने की कोशिश करें, एस्टैब्लिशमेंट यानी स्थापना हो गई, तो जिन जिन की स्थापना करनी थी वो हो गई, 3 से लेके 16A तक ये पूरा चलेगा। फिर रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है 17 से लेके 22 तक, तो ये 17 से 22 इसमें और भी सेक्शन इसमें जुड़ेंगे, देखेंगे हम। चलिए तो 17 से लेके 22 हो गया। अब डॉक्यूमेंट आ गए, तो टाइम एंड प्लेस, तो ये दो चैप्टर हमारे हो गए 4 एंड 5। टाइम एंड प्लेस भी हो गया, तो टाइम वाला 23 से लेके 27, फिर 28 से लेके 31, फिर 32 से लेके 35। और कैसे याद रखेंगे, 2 को उल्टा कर दिया, यहाँ पे जैसे 5 जैसा लग रहा है ना, उल्टा कर देंगे तो डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करेंगे, 6 में डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करेंगे। 7 में क्या होगा, विटनेस और एग्जीक्यूटेंट की अपीयरेंस के बारे में है, 36 से लेके 39 तक। 40 एंड 41 विल्स एंड अथॉरिटी टू अडॉप्ट, ठीक है। और जैसे जे एक्ट हम पढ़ते हैं तो अडॉप्शन वाला चैप्टर 8 में दिया हुआ है, इस तरीके से इसको कनेक्ट कर लीजिए। 9 में नो डिपॉजिट, कैसे याद रखेंगे, नो डिपॉजिट है ना, तो डिपॉजिट ऑफ विल 42 से लेके 46 तक। फिर 47 से लेके 50 तक इफेक्ट आ रहा है ना, तो ये हो गया आपका
47 से लेके 50, फिर 51 से लेके 70 तक, यहाँ पे सारी ड्यूटीज पावर्स वगैरह ये कंप्लीट हो जाएंगी। 71 से लेकर के 77, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिफ्यूजल टू रजिस्टर। तो 12 जो है वो आखिरी सहारा है ना, इससे याद रखेंगे। सहारा क्या रहेगा, मतलब जब रजिस्टर करने से मना कर दिया तो क्या सहारा रहेगा। 13 तेरी फीस 78 से लेके 80 तक। 14 पेनल्टी की बात करता है 81 से लेके 84 तक, और लास्ट 85 से लेके 91 तक। तो ये हो गए हमारे पूरे चैप्टर्स। हमने रेंज भी याद करने की कोशिश की है, सारी डेट्स वगैरह हो गई। इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एन एक्ट टू ऑब्जेक्टिव, एन एक्ट टू कंसोलिडेट the enactment relating to registration of document of documents। ठीक है, ये एक ऐसा एक्ट है जो कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट मतलब समेकित, इकट्ठा करना। समेकित इकट्ठा करता है किसको, इनेक्टमेंट को, अधिनियमितियों को, अधिनियम को। किससे रिलेटेड, जो भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है उनको समाप्त कर दिया, इकट्ठा कर दिया। ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि भैया जो भी इससे रिलेटेड चीजें वो आपको यहीं पे ही एक साथ मिल जाए। इस अधिनियम का ये उद्देश्य है। तो यहाँ तक पूरा हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाइए पार्ट 1 पे। पार्ट 1 प्रिलिमिनरी। ठीक है, प्रिलिमिनरी कहाँ से कहाँ तक था, तो प्रिलिमिनरी हमारा सेक्शन 1 टू 2 तक था। तो हम जनरली क्या देखते हैं, शॉर्ट टाइटल वगैरह जो है सेक्शन 1 होता है। शॉर्ट टाइटल क्या कहता है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड दी रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट कब का है, 1908 का है। ये हमारा सेक्शन 1 चल रहा है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब हम बात करते हैं एक्सटेंड की, कहां तक होगा, तो सीधी सी बात होल ऑफ इंडिया होगा। होल ऑफ इंडिया, क्योंकि जो एक्सक्लूडिंग वाली चीज थी अब वो इंक्लूड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर इसमें इंक्लूड हो गया। किससे हुआ है, तो हमें पता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब का है, 2019 का है। डेट क्या है इसकी, 31 अक्टूबर 2019। ये हो गया हमारा, है ना। तो अब हमें क्या याद रखना है, होल ऑफ इंडिया कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लागू होने की डेट क्या पढ़ते हैं। अभी मैंने बताया 1 जनवरी आपको याद रखनी है, 1 जनवरी 1909। ये हो गई हमारी डेट, और सेक्शन 1 भी कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 2 पे आ जाइए। सेक्शन 2 डेफिनेशन की बात करता है, डेफिनेशंस। और डेफिनेशंस में फर्स्ट डेफिनेशन है एडिशन, और यहाँ पे अल्फाबेटिकली आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा। फर्स्ट दिया हुआ है आपका एडिशन। एडिशन हिंदी की टर्मिनोलॉजी काफी टफ है, तो आपको हिंदी पे नहीं जाना है। ज्यादातर अपने स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश मीडियम के हैं। तो मीडियम का मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर मैं कोई जो टर्मिनोलॉजी होगी उसको मैं वैसे भी समझा दूंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एडिशन का मतलब क्या है कि किसी भी पर्सन के जो एक्स्ट्रा आइडेंटिफाइंग डिटेल्स होते हैं उसकी बात करता है। एडिशन मतलब उस पर्सन से जुड़ी हुई सारी चीजें, उसका घर, उसका जो कहाँ पर उस वो जो पर्सन है वो रहता है। अगर वो इंडियन है तो उसके फादर का नेम वगैरह, यूजुअली जो उसके सन और मदर, मतलब सारे डिटेल्स जो उससे जुड़े हुए, उसका प्रोफेशन क्या है, उसका ट्रेड क्या है, ये सारी चीजें एडिशन में आ जाएगी। तो एडिशन मीन्स द प्लेस ऑफ रेजिडेंस। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, प्रोफेशन, प्रोफेशन, ट्रेड रैंक, प्रोफेशन, ट्रेड रैंक, टाइटल, टाइटल, and in the case of an Indian, in case of an Indian, अगर कोई व्यक्ति भारतीय है तो in case of an Indian, his father's name, his father's name, or
where he is usually described as the son of his mother then his mother name. जहां पे वो पिताजी का नाम नहीं है, जहां पे यूजुअली डिफाइन किया जा रहा है कि उसकी जो मदर है, जैसे होता है ना कई बार कि मान लीजिए किसी ने फादर नेम जो है वो लिखवाया ही नहीं है, इन केस जहां पे उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है एक बेटा उसकी मदर का, तो उसकी मदर नेम वहां पर वो आएगा, ठीक है, तो मदर्स नेम। तो ये वाली जो चीजें हैं, एडिशन का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा आइडेंटिफाइंग डिटेल्स। ये हो गया हमारा एडिशन। तो देखिए कितना इजीली हमने इसको याद कर लिया। चलिए अब आ जाइए सेकंड। तो जो सेकंड है, बी से बुक याद रखेंगे, है ना, बुक। तो बुक में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, कोई पोर्शन ऑफ बुक, बुक का कोई पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ शीट, एनी नंबर ऑफ शीट कनेक्टिंग टुगेदर शीट्स, एनी नंबर, कितना भी नंबर, एनी नंबर ऑफ शीट्स connected together with a view of forming a book, connected together with a view of forming a book, forming a book और portion of book। हो गई हमारी डेफिनेशन कंप्लीट। क्या कहता है, बुक का मतलब बुक का कोई पोर्शन हो सकता है या शीट हो सकती है, बहुत सारे पेजेस हैं, इन पेजेस को हम बाइंड करके कोई बुक बना सकते हैं, यस, या कोई बुक का पोर्शन बना सकते हैं जिससे एक पूरी बुक बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बुक। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट की बात करता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट, जिला और उप जिला, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट रिस्पेक्टिवली मीन अ डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट जो भी ये है, अंडर दिस एक्ट, यही डेफिनेशन है। अब आ जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो 4 है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब क्या है, इंक्लूड्स द हाई कोर्ट, includes the high court in its ordinary original civil jurisdiction, सिविल जुरिस्डिक्शन। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाई कोर्ट भी आता है, इन इट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। बस इतनी सी डेफिनेशन हमारी दी हुई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। अब आ जाइए फिफ्थ पे। फिफ्थ आता है इंडोर्समेंट, ABCDE, है ना, तो इंडोर्समेंट पृष्ठांकन इसको हम कहते हैं। इंडोर्समेंट एंड इंडोर्स इंक्लूड एंड अप्लाई टू एन एंट्री इन राइटिंग बाय अ रजिस्टरिंग ऑफिसर। क्या है, ये एक एंट्री है, कौन करता है, एंट्री बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर, रजिस्टरिंग ऑफिसर ऑन अ राइडर। राइडर का मतलब होता है एक्स्ट्रा पेज, ठीक है, जो जैसे आगे कर देते हैं, लास्ट पे उस पे कर देते हैं, एंट्री कर दी जाती है ना, ऑन अ राइडर, ऑन राइडर या कवरिंग स्लिप, कवरिंग स्लिप टू एनी डॉक्यूमेंट टेंडर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट कंप्लीट। यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के द्वारा कोई की गई एंट्री किसी भी एक्स्ट्रा पेज या कवरिंग स्लिप के ऊपर, ये होता है एंडोर्समेंट। चलिए नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी 6 में दिया हुआ है, 6 को जो है हम उल्टा कर देंगे तो 9 बन जाएगा ये। तो इसी के साथ ही ये जो 9 है, इस 9 को भी याद रखेंगे, ये आता है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। मूवेबल प्रॉपर्टी 6 एंड 9 हमने एक साथ पढ़ा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, इसमें क्या आता है, लैंड आती है, हमें पता है जमीन जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग आ जाएगी, बिल्डिंग्स, हेरिडिटरी अलाउंसेस,
अलाउंसेस, भत्ते होते हैं, आनुवांशिक भत्ते, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते हैं, है ना। परमानेंटली जो बेनिफिट्स हैं अटैच्ड रहते हैं उस जमीन के साथ में, जनरेशन टू जनरेशन ये चलते रहते हैं, एक्वायर किए जाते हैं। राइट टू वेज, तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। राइट 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 टू वेज, जाने का रास्ता। और क्या आ जाएगा, लाइट्स, फिशरीज, लाइट सनलाइट जैसे हम बोलते हैं ना, फिशरीज, मछली पकड़ने का जो अधिकार है, ये भी हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। और जो भी बेनिफिट हमें लैंड से मिलते हैं, और अदर बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ, थिंग्स अटैच टू अर्थ, जमीन से जुड़ी हुई सारी चीजें अटैच टू अर्थ, ये हो जाएगा। तो टीपी एक्ट में भी सिमिलर जो डेफिनेशन है वो हम पढ़ते हैं। थिंग्स अटैच टू अर्थ, परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ, या फिर इस जो थिंग्स अटैच्ड है अर्थ के साथ में, उन थिंग्स के साथ कोई भी चीज परमानेंटली फास्टेन है। जैसे टीपी एक्ट में हम पढ़ते हैं ना कि जैसे मान लीजिए ये जमीन है, जमीन से जुड़ी हुई क्या है, दीवार है, इस दीवार में लगी हुई खिड़की हो गई, दरवाजे हो गए, ये सारे के सारे क्या है, परमानेंटली फास्टेंड थिंग्स है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब ये क्या कहता है, ये तो हमने बोला क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है। अब हम बोल रहे हैं क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, उसमें क्या आ जाएगा, नॉट स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास। क्या क्या आ जाएगा, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। तो ये सारी हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसीलिए ये इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। तो ये आपको अलग से याद रखना है, टीपी में भी सेम पढ़ते हैं। तो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या आता है, अब जो हमने ये यहाँ नहीं में पढ़ा है वो एज इट इज यहाँ पे यस में आ जाएगा, कि जो स्टैंडिंग टिम्बर है, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास, ये तीनों हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है। और क्या कहता है, जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स अपॉन एंड जूस इन ट्रीज, जो भी पेड़ों से जो हमें रस प्राप्त होता है, फ्रूट प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पे जो फ्रूट्स हो गए, जूसेस हो गए, ये सारे के सारे जो है ये हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है। और बाकी जो प्रॉपर्टी हमें जो मिलती है एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ करके जो भी प्रॉपर्टी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगी। चलिए, तो ये हो गया हमारा इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम, इंडिया। 6A में दिया हुआ है इंडिया, उसका मतलब है होल टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इसको आप अलग से याद कर लीजिएगा। 7 पे आ जाइए, लीज। 7 में है लीज। लीज का मतलब क्या है, लीज में आता है काउंटर पार्ट, ऑल्सो इंक्लूड्स काउंटर पार्ट्स। काउंटर पार्ट क्या होता है, तो काउंटर पार्ट होता है जो टेनेंट जैसे एक कॉपी मेरे पास है, आप लीज पे लेने के लिए आए हैं, जैसे हम आप घर लेने के लिए आए हैं, तो जो जो डॉक्यूमेंट है, जो अग्रीमेंट वगैरह किया जाता है, जिसकी एक कॉपी जो है वो टेनेंट को दी जाती है, और जो टेनेंट है वो साइन वाइन करके वापस उसको देता है, तो ये होता है काउंटर पार्ट। ठीक है, तो टेनेंट कॉपी बेसिकली इसको बोलेंगे। फिर आता है काबूलियत, कबूलियत या काबूलियत जो भी बोले, तो ये क्या है, रिटन एक्सेप्टेंस होती है बाय टेनेंट। फिर नेक्स्ट है अंडरटेकिंग टू कल्टीवेट। अंडरटेकिंग अंडरटेकिंग होती है ना, अंडरटेकिंग टू कल्टीवेट और ऑक्यूपाई, और ऑक्यूपाई, एन अग्रीमेंट टू लीज, टू लीज। तो ये 7 हो गया हमारा लीज। अब आ जाइए 8 पे। 8 जो है माइनर, तो देखो जैसे हम माइनर पढ़ते हैं 18, उसी तरीके से यहाँ पे 18 के साथ 8 कनेक्ट करें, और जैसे हमने 18 डेट के साथ किया था, सेट डेट के साथ, तो यहाँ पे हो गया माइनर। माइनर में क्या आएगा, मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड मेजोरिटी,
हैज नॉट अटेन्ड मेजॉरिटी। तो ये तो हम पढ़ते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू पर्सनल लॉ, जिस किसी ने भी कोई ऐसा पर्सन जिसने जो मेजॉरिटी है वो अटेन नहीं की है। 9 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 10 पे आ जाइए। 10 है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या? रिप्रेजेंटेटिव का मतलब इसमें क्या क्या आ जाएगा? गार्जियन भी इंक्लूड होते हैं, माइनर के। गार्जियन किसके? माइनर के। एंड द कमिटी और द अदर लीगल क्यूरेटर ऑफ अ ल्यूनेटिक और इडियट। और क्या आ जाएगा? और कमिटी, समिति जो होती है वो, या लीगल क्यूरेटर ऑफ ल्यूनेटिक, पागल जो है, ऑफ ल्यूनेटिक और इडियट। ये उसमें पढ़ा था ना हमने, लिमिटेशन में, है ना? तो ये जो है आप इसमें ये याद रखेंगे। चलिए, तो रिप्रेजेंटेटिव में ये हो गया हमारा, गार्जियन आ गया, कमिटी वगैरह जो है वो इन केस ऑफ ल्यूनेटिक और इडियट। चलिए, तो डेफिनेशंस तो हो गई सारी कंप्लीट। रिप्रेजेंटेटिव 10 में है, 8 में माइनर है, 9 में हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है, 6 में मूवेबल प्रॉपर्टी है, 5 में एंडोर्समेंट है, 4 में डिस्ट्रिक्ट है, 3 में डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट वाला जो पॉइंट आया था, फिर आपका जो 2 है उसमें बुक है, 1 में एडिशन है। इस तरीके से आराम से सारी चीज आपको याद होती जाएगी। 7 में लीज पढ़ा था। ये हो गया हमारा डेफिनेशन कंप्लीट। तो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं कितने तरीके के होते हैं? इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ते हैं कितने प्रकार के होते हैं इंस्ट्रूमेंट? 2 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एक होता है हमारा, एक होता है टेस्टामेंट्री, टेस्टामेंट्री, और एक होता है हमारा इनटेस्टेट, इनटेस्टेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है? तो टेस्टामेंट्री क्या होता है? वो कब प्रभाव में आता है? जब भी टेस्टेटर की डेथ हो जाती है तब वो टेस्टामेंट्री, जैसे वसीयत संबंधी। तो ये जो है आपका आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ ऑफ टेस्टेटर, उसके बाद ये प्रभाव में आता है। इनटेस्टेट इंस्ट्रूमेंट कब आता है? आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो इनटेस्टेट जैसे हमारी सेल डीड हो गई, जिसमें वसीयत वगैरह का कोई वो नहीं है ना, ये वसीयती, ये गैर वसीयती। तो ये क्या है? जैसे हमारी गिफ्ट डीड हो गई, हमारी सेल डीड हो गई, जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे, आफ्टर एग्जीक्यूशन ये क्या हो जाएगा? प्रभाव में आएगी, केम इनटू फोर्स। ये हो गया। चलिए, यहां तक कंप्लीट। तो पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा। हमने कर लिया, डेफिनेशन कर ली, सेक्शन 1 से शुरुआत करके 2 तक हम गए और हमारा पूरा ही कंप्लीट हो गया। पार्ट सेकेंड, पार्ट सेकेंड किसके बारे में? ऑफ द रजिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट, ऑफ द रजिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट, ऑफ द रजिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट। और ये कहां से कहां तक पढ़ा था? 3 से लेके 16A तक चलेगा। तो इसमें सारे बेसिक बातें हैं आपकी, जो अलग अलग अथॉरिटीज आपको देखने को मिलेंगी, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, कौन कहाँ पे होता है, क्या होता है ना? तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए, मैं सबसे पहले याद करवा देती हूँ। तो सेक्शन 3 इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 3 आईजी, सेक्शन 3 आईजी। फिर आपका सेक्शन 4 है ब्रांच, ये आपका जो है रिपील कर दिया गया है, तो इसको आप स्किप कर दो। सेक्शन 5, 5 जो है डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट की बात करता है, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट। ये हो गया। 6 पे आइए, सेक्शन 6, ये आपका रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार
और सब रजिस्ट्रार, ये हो गया। ठीक है, ये आपका 6 हो गया। 7 है ऑफिसेज ऑफ रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार। अब इसके ऑफिसेज की बात करेंगे तो साथ में ही 7 याद कर लीजिए। 7 जो है वो ऑफिसेज की बात करता है। ऑफिसेज ऑफ रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार, तो ये हमने बराबर याद किया। आईजी हमने 3 में कर लिया, डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट इसमें कर लिया, रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार 6 में हो गया, 7 में ऑफिसेज हो गए। फिर आता है 8 इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज। इसको सब्स्टिट्यूट किया गया 1982 के एक्ट के थ्रू, तो इंस्पेक्टर हमारा 8 में है। 8 में इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज। ऑफिसेज 9 है जो आपका रिपील कर दिया गया है, तो उसको आप छोड़ दीजिए बिल्कुल। सेक्शन 10, सेक्शन 10 एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार और वेकेंसी इन हिज ऑफिस। एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार, ठीक है, और वेकेंसी इन हिज ऑफिस। ये हो गया 10। 11 पे आइए, एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार ऑन ड्यूटी इन हिज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इन सेक्शंस को बराबर एक साथ कनेक्ट करेंगे। 11 कह रहा है एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ रजिस्ट्रार ऑन ड्यूटी उसके ही डिस्ट्रिक्ट में। बारह में है, अब देखिए एब्सेंस एब्सेंस वाले चल रहे हैं, तो ये जो सेक्शन 12 है ये बात करता है एब्सेंस ऑफ सब रजिस्ट्रार। ऊपर हमारे रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार हो गए, अब ये है एब्सेंस ऑफ सब रजिस्ट्रार और वेकेंसी इन हिज ऑफिस। और वेकेंसी इन हिज ऑफिस, तो ये हो गया हमारा एब्सेंस एब्सेंस वाले। यहाँ पे सब रजिस्ट्रार है, यहाँ पे रजिस्ट्रार जो उसकी ऑफिस में वेकेंट सीट है ना, तो ये आप कनेक्ट करके इसमें याद रखेंगे। वहां पे ड्यूटी के पर्पज से और यहाँ पे वैसे एब्सेंट है, तब क्या होगा, है ना। तो अभी सिर्फ आप हेडिंग हेडिंग देखिए। अभी 13 पे आ जाइए। सेक्शन 13, सेक्शन 13 कहता है रिपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 10, 11, 12। तो ये एब्सेंस एब्सेंस वाले जैसे ही हमने अपॉइंट कर दिए ऑफिसर्स, रिपोर्ट की जाएगी, रिपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट वाली जो रिपोर्ट्स हैं वो चली जाएंगी स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब 14 में है इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रजिस्ट्रिंग ऑफिसर्स। 14 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स। 15 में सील ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर। तो जो 15 है ना, 15 5 और एस एक जैसा लग रहा है, इसमें सील हो जाएगी किसकी, रजिस्टरिंग ऑफिसर की। ये हो गया 15। अब आइए 16 पे। 16 हमारा कहता है रजिस्टर बुक्स एंड फायर प्रूफ बॉक्सेस। रजिस्टर बुक्स एंड fire proof boxes। and fire proof boxes। section 16A, 16A keeping of books in computer floppies, keeping of books in computer floppies, in computer floppies
डिस्केट्स, डिस्केट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो मेंटेन की जाएंगी, कैसे की जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिकली, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो 16A तक का ये पार्ट है ना। तो 16 और जो 16 है वो हमारे बुक्स की बात करता है, फायर प्रूफ बॉक्सेस की बात करता है, इसका एक अलग ही प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है, वो हम समझेंगे। कीपिंग ऑफ बुक्स इन कंप्यूटर फ्लॉपीज, तो फ्लॉपीज वाला ये 16 और 16A हो गया। 14 एंड 15 एक साथ हो गया। तो 14 में हमने क्या बोला, एस्टैब्लिशमेंट करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की, है ना, और इसी के साथ ही इनकी सील आ जाएगी 15 में। चलिए 13 में हमने क्या किया था, रिपोर्ट किया था स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, 10, 11, 12 एब्सेंस, एब्सेंस वाले, तो एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार, एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार, और 12 में हमने पढ़ा सब रजिस्ट्रार। चलिए, तो यहाँ पे तो ड्यूटी वाला पॉइंट था 11 में, यहाँ पे अदरवाइज देन ऑन ड्यूटी, ये समझाऊंगी मैं कल आराम से। ठीक है, फिर 8 जो है वो इंस्पेक्टर की बात करता है, इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज। फिर हमारा नेक्स्ट जो है वो 6 है, 6 और 7 रजिस्ट्रेशन और सब रजिस्ट्रार एंड उनके ऑफिसेज, है ना, ये हो गया हमारा 6 एंड 7। 3 में आईजी पढ़ा, 5 में हमारा डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो इजीली सारे जो सेक्शंस है वो आप इसी तरह से याद करें, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। शुरुआत में लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये पूरा हमारा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे कल फटाफट, और आगे भी हमारा जो है वो पार्ट 3 स्टार्ट हो जाएगा आई थिंक, अगर हो जाता है तो ठीक है। उसको हमें बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़ना है, और साथ ही साथ 2-3 जो जो प्रोविजन से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे ना, वो वहां पे साथ के साथ मैं आपको करवाऊंगी, और कोई भी डाउट होगा आराम से आप पूछिएगा। ठीक है।